Good evening, children. This is Pradyuman sir again in front of you, and today we are going to uh, finish our remaining portion of that chapter, Evolution of Computer. Okay, so first of all, those who are new in my channel, please like the video, subscribe the channel, and press the bell icon so that you can get the notification of my all newly video firstly. Okay, so let's get started. So here you can see that uh, um, in the morning I will told you about the first generation computer and the second generation computer. Now you are just simply watch that the heading is of थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सुबह मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था. अब मैं आपको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा. ठीक है, उसका टाइम पीरियड, वह किस चीज़ से, मतलब बेसिकली जो उसका मेन पार्ट जो होता है जिससे वह बनता है. जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो आपका किससे मिलकर बना था? वैक्यूम ट्यूब से. मीन्स 18,000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स just simply combined to make a first generation of computer. And the first example of first generation of computer is ENIAC, UNIVAC and EDSAC. Okay, so after that in the second generation of computer, in replacement of vacuum tubes they use transistors. Okay, basically transistors are smaller in size, much faster than vacuum tube, and many more features the ट्रांजिस्टर कंसिस्ट विद. ओके, तो ट्रांजिस्टर के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो वैक्यूम ट्यूब में नहीं होते. बेसिकली वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता है, ट्रांजिस्टर छोटा होता है. वैक्यूम ट्यूब स्लो है, ट्रांजिस्टर फास्टर है वैक्यूम ट्यूब से. ठीक है, और आपका जो वैक्यूम ट्यूब है वह ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जबकि जो ट्रांजिस्टर है वह कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है. और वैक्यूम ट्यूब जो है वह वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ एक कंप्यूटर जो होता है वह काफ़ी एरिया कंज्यूम करता है, जबकि जो आपका एक ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर होता है वह काफ़ी हद तक छोटा हो जाता है. उसका जो एरिया कैप्चर करता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है. ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर के. सो लेट्स get started with our new topic, third generation of computer. So here you can see that the time period of third generation of computer is from 1964 to 1971. यानी कि इसका जो समय अवधि, यानी कि जो कार्य अवधि थी, जिस समय से लेकर जिस समय तक इसने अपना काम करा, वह काम इसने 1964 से लेकर 1971 यानी कि लगभग आपका 7 ईयर्स. ओके, 7 साल इसने जो है अपना काम ये हमारे वर्किंग पीरियड में रहा. इसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट कर गए किस पर? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे. सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज. ओके, आईसीज वर यूज्ड एज द मेन टेक्नोलॉजी इन दीज कंप्यूटर. यानी कि अब सबसे पहले वाले कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब. दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर. और अब ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस करके यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया है? इन्होंने यूज़ किया है आईसी को. ठीक है, बेसिकली एक आईसी के अंदर कई सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर होती है वो कई गुना फास्ट हो जाती है. ठीक है, और साथ में वो काफ़ी हद तक बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं रेदर देन first generation of computer and second generation of computer. Okay, now magnetic disk were used for the storage. Means अब यहाँ पर हम लोग स्टोरेज के लिए अभी तक किसका इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का. लेकिन अब यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक डिस्क का. ठीक है, जैसे हमारे पास जो सीडी डिस्क और जैसी आती थी, तो पहले ऐसी मैग्नेटिक डिस्क चलती थी जिसके ज़रिए हम लोग उसमें अपना डाटा स्टोर करके रख पाते थे, ताकि जब भी हमें कभी फ्यूचर में उस डाटा का इस्तेमाल करना हो तो बेसिकली हम उस डिस्क के थ्रू अपने उस डाटा को आसानी से प्राप्त कर पाएँ. ठीक है, नाउ पास्कल्स आरपीजी लैंग्वेज केम इनटू द यूज़ ड्यूरिंग दिस टाइम. अब सेकेंड जनरेशन ऑफ देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज थी. ठीक है, दूसरी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें आपका मशीन लैंग्वेज से वो शिफ्ट किस में करेगा? असेंबली लैंग्वेज में. अब यहाँ पर
असेंबली लैंग्वेज से वो किस में शिफ्ट करे, यहाँ पर आपकी पास्कल और आरपीजी लैंग्वेज में। ठीक है, ये कुछ आपकी जो कुछ न्यू फीचर्ड लैंग्वेज जो थी इन पर हम लोग शिफ्ट करें, जिसके ज़रिए क्या हुआ, हम लोगों के और हम मतलब यूज़र और एक सिस्टम के बीच में जो समझने का जो प्रक्रिया थी वो और ज़्यादा फास्ट हो गई। बेसिकली अब जो यूज़र था वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटेलेक्चुअली तरीके से वो इस चीज़ को समझ सकता था। ठीक है, बेसिकली जब हम लोगों को किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए, जैसे मैंने देखा था क्लास जो मेरी पिछली क्लास 5th थी तो उसमें मैंने ये देखा था कि जब मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया था ओवर MS वर्ड MS पावर पॉइंट, तो जब आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गए थे तो मैंने देखा था कि बहुत से बच्चों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि सर आप मुझे यहाँ कंप्यूटर लैब क्यों लेकर आए हैं। वो तो जस्ट सिंपली कंप्यूटर पर बैठे और बैठते ही उनका अपने आप सारा कीबोर्ड और माउस का अपना जो फंक्शन था वो स्टार्ट हो गया। बेसिकली जस्ट विद इन 3 और 4 मिनट दे कंप्लीट देयर वर्क ओके एंड से दैट सर आई हैव डन। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें पता होता है। तो पता कैसे चलेगा, जब यूज़र और सिस्टम के बीच में एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसके ज़रिए एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके ज़रिए हम लोग उस चीज़ को आसानी से डिकोड करके उस चीज़ को समझ पाएँ। अब बेसिकली ये क्या है कि अगर सपोज़ आपको इंग्लिश आती है और मुझे हिंदी आती है सपोज़, ठीक है, बेसिकली आप जो है इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी नहीं आती, तो क्या होगा, तो जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, काफ़ी हद तक टाइम लगेगा, मैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ूंगा तो उस चीज़ को समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ कहा इन्होंने, तो फिर मैं हिंदी में कुछ बोलूँगा तो हिंदी के कुछ बेसिक वर्ड्स आपको जो पता होंगे तो आप उनके ज़रिए मेरी भाषा को समझ पाओगे। लेकिन अगर हम लोगों को एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छी तरह से आती होगी तो क्या होगा, basically we just simply know our language, okay, both the Hindi and English, that's why we can just simply get communicate each other very easily. So that is the Pascal and RPG language came into the use during this time. So these are very easy language by which a user and a system can get easily connected. ओके, दिस कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज। अब सीधी सी बात है, जब ट्रांजिस्टर से भी छोटा, यानी एक ट्रांजिस्टर का साइज जितना होता है उतना ही एक आईसी की चिप का साइज होता है, लेकिन उस एक आईसी की चिप में लगभग हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो सोचो कि जहाँ पर पहले सपोज मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि 10,000 ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, तो वही 10,000 ट्रांजिस्टर अब किस में 10 आईसी में फिट हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली एक आईसी में 1,000, तो 10 आईसीज में 10,000 आपके हो गए क्या बोलते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो अब 10 आईसी का जो साइज़ है वो कितना सा है, वो लगभग 2 वैक्यूम ट्यूब के बराबर है। ठीक है, 2 वैक्यूम ट्यूब के बराबर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली जो साइज़ ऑफ द कंप्यूटर वो कितना हद तक छोटा हो चुका होगा। लेकिन फिर भी वो काफ़ी बड़े थे कंप्यूटर। ठीक है, उनकी काफ़ी लंबी सी टीवी होती थी, फिर उनका सीपीयू होता था बहुत बड़ा सा बल्कि और काफ़ी भारी होता था, उसको उठाने में ही काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट नाउ डेज द सीपीयू आर मच लाइटर देन प्रीवियस वन एंड द मॉनिटर इज़, मॉनिटर को तो ऐसा बोल लो कि आप अगर 2 या 3 फिंगर्स से भी आप अगर अपना उसको अच्छे से कैप्चर पकड़ लेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से उस मॉनिटर को उठा लेंगे। इतने ज़्यादा हल्के हल्के मॉनिटर्स आज की डेट में आने लगे हैं। ठीक है, तो मॉनिटर का तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अगर जो पहले के टाइम में जो मॉनिटर आते थे वो इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा बल्कि इतने ज़्यादा भारी होते थे कि उनको दोनों हाथों से बहुत संभल कर उठाना पड़ता था। अगर ज़रा सा भी चूक हो जाए तो क्या होता था, वो गिर सकते थे। और उस समय तो मॉनिटर भी काफ़ी महंगे आते थे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली उनमें जो कंपोनेंट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे होते थे। लेकिन आज की डेट में कंपोनेंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी हद तक चीप हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर दिया गया है नाउ हैड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। और इन कंप्यूटरों में जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप अपनी डाटा को स्टोर कर सकते थे। यानी कि बेसिकली अब सीधी सी बात है, आपके पास मैग्नेटिक डिस्क है तो उसके ज़रिए आप चाहे जितना जो है
डाटा स्टोर कर लीजिए, जब आपका डाटा फिर फिलअप हो जाए तो आप दूसरी डिस्क का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। नाउ हाई कैलकुलेटिंग स्पीड, सीधी सी बात है, जब आईसीज में वो रिप्लेसमेंट हुआ तो आईसी मैंने बताया था, अब एक आईसी में 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं, तो बेसिकली उसकी जो स्पीड है वो उससे कई गुना, मतलब मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पाऊँगा कि वो कितने गुना, बट कई हज़ारों गुना जो है उसकी स्पीड उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिया गया है एंड रिलायबिलिटी देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं बता चुका हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं, अब हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी इतना ज़्यादा इजी है, जिसके ज़रिए हमें कोई ज़्यादा ख़ास ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के कंप्यूटर्स में इतने सारे बटन्स होते थे, तो उन सारे बटन्स को हमको समझना पड़ता था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती थी। पता चला कोई गलत बटन दब जाए तो उसके ज़रिए हमारा जो कंप्यूटर होता था वो ख़राब भी हो सकता था। तो बेसिकली हमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी पड़ती थी। लेकिन नाउ डेज़ जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके बारे में तो हम लोग चलाते चलाते ही सीख जाते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कंप्यूटर लैब में, जब मैंने देखा तो उन्हें कुछ भी करना नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे और उन्होंने अपने आसपास अगल बगल देखा तो देखते देखते ही वो काफ़ी हद तक चलाना सीख गए, और उन्हें आज की डेट में काफ़ी अच्छा वो कंप्यूटर चलाने लगे हैं। नाउ कीबोर्ड वाज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस वेयर एज मॉनिटर एंड प्रिंटर वर यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस। यानी कि अब पहले के जो आपके कंप्यूटर्स होते थे उनमें आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं होते थे, बस बेसिकली वही पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स को ही हम लोग एज अ इनपुट डिवाइस ले लेते थे, और जो प्रिंट आउट होता था उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस ले लेते थे। लेकिन अब की डेट में जो है काफ़ी सारे डिवाइसेस आ चुके हैं बेटा। ठीक है, काफ़ी सारे डिवाइसेस आ चुके हैं, तो उनमें क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गए, जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, और बेसिकली जो आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, और आपका स्पीकर है, ठीक है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, जो टच स्क्रीन होती है। ठीक है, बेसिकली जो टच स्क्रीन होती है, जो हमारे आज की डेट में काफ़ी सारे लैपटॉप्स में और टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन्स में आपको देखने को मिलती है, वो बेसिकली एक आउटपुट और इनपुट बोथ डिवाइस होती है। ठीक है, अगर कभी ऐसा कहीं एक क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में कि आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है वो किस प्रकार की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या बोथ बी एंड सी, तो आप लास्ट यानी डी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि जो आपका जो टच स्क्रीन होता है वो आपका बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। क्योंकि आप जो कमांड अपनी फिंगर से देते हो, ठीक है, सपोज़ आपने अपनी फिंगर को टच किया अपनी स्क्रीन पर, तो बेसिकली जो भी आपका आइटम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट किससे किया जाता है, माउस से, और माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपने सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट होने के बाद वो हाईलाइट होगा, या जो कुछ भी, अगर जैसे सपोज आपने कोई गाना बजाना है तो आपने जैसे किसी सॉन्ग पर क्लिक किया, तो सॉन्ग पर क्लिक करते ही क्या होगा, सॉन्ग बजने लगेगा। तो जो बजेगा, तो जब वो गाना आपको सुनाई देगा तो वो स्पीकर से उसकी आउटपुट निकल के आएगी, लेकिन वो गाना आपको लाइव दिखाई देगा कि हाँ वो स्ट्रीम हो रहा है। तो उसके स्ट्रीम होने पर आपको पता चलेगा कि ये आउटपुट जो है वो आपको किससे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन से। तो बेसिकली जो टच स्क्रीन है वो एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद दिया गया IBM सिस्टम 360, एप्पल वन, अल्टेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है जो कि 1972 से लेकर अभी तक, यानी कि हाल फिलहाल हम जो आज के डेट में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कुछ कंप्यूटरों में आज भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ की जा रही है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स आज की डेट में जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, ओके, जैसे इंटेल एक कंपनी हो गई जो अपने इंटेल है, या फिर आपका AMD है, ठीक है, और भी कई सारे, जैसे एप्पल का मैक हो गया। तो ये सारे कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये जो है आपके लैपटॉप में लग कर आते हैं, जो कि आपकी स्पीड को कई गुना, मतलब
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से भी कई गुना, कई हज़ारों नहीं कई लाखों गुना आपको फास्ट कर देते हैं। बेसिकली आपको बस क्या करना होता है, अपना आपको इनपुट देना होता है, ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी शो कर देते हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पर मिली माइक्रो का कोई फंडा ही नहीं है, सीधा आपने इनपुट दिया, आपके सामने रिज़ल्ट तुरंत आ जाएगा। आपको किसी भी ना मिली का, ना मिली सेकेंड्स का, ना माइक्रो सेकेंड्स का, किसी भी चीज़ का आपको वेट नहीं करना है। बेसिकली बस आपको जस्ट कमांड देना है। कमांड आपकी पूरी हो भी नहीं पाएगी, उससे पहले ही कंप्यूटर समझ जाएगा कि मेरे यूज़र को, मेरा यूज़र मुझसे क्या चाहता है, और बेसिकली वो आपको उस कमांड के बेसिस पे कुछ ऐसे रिज़ल्ट शो करेगा जिसमें से आप बेसिकली जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जाएंगे, आप उनमें से किसी एक को पक्का है या आप उसको चूज़ करेंगे। ठीक है। सो हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क आर यूज टू स्टोर डाटा। अब इनमें जो है आपके बेसिकली जो हम लोग बोल सकते हैं हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव हैं, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इस्तेमाल होने लगी। रैम रोम भी इसमें लगने लगी ताकि बेसिकली इसकी जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सके। जैसे मेरा जो लैपटॉप है उसमें जो बेसिकली जो रैम है वो आपका 4 GB है, और जो रोम है वो 1 TB है, मीन्स 1024 GB GB। ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव अ 512 GB SSD। ठीक है, मेरे पास 512 GB की एक SSD भी है, जिसके कारण मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी हद तक बहुत तेज़ हो जाता है अगर मैं उस SSD को अपने कंप्यूटर से साटा केबल से कनेक्ट कर दूं तो। ठीक है, अगर ना करूं तो फिर वो अपने नॉर्मल स्पीड पे चलेगा, और जैसे ही सॉलिड स्टेट ड्राइव को मैं कनेक्ट करता हूं साटा केबल से, वो तुरंत ही अपना उसकी स्पीड कई गुना तेज़ हो जाती है। ओके, नाउ इनपुट इज़ डन थ्रू कीबोर्ड माउस स्कैनर। अब जो इनपुट है मैंने बताया है कि ये सारे आपको इनपुट डिवाइस है, जो कि आप इनपुट डिवाइस होता क्या है, बेसिकली इनपुट डिवाइस होता है कि जिसके ज़रिए आप इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड देते हैं, किसको, मशीन को। ठीक है, बेसिकली ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर, सपोज़ आपके घर में कोई भी चीज़ है जिसको आप बेसिकली एक कमांड दे रहे हैं। सपोज़ अगर आपको फ़ैन ऑन करना है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप स्विच पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, स्विच जो है आपका वो एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली आउटपुट क्या होगा, जैसे फ़ैन है, फ़ैन आपका आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वो आप जैसे ही आपने कमांड दिया उसने आपके कमांड को एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करके एग्जीक्यूट किया और वो पंखा चालू हो गया, तो फ़ैन आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, जबकि स्विच क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बेसिकली जिस चीज़ पर आप कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस हो जाती है। फिर वही इनपुट डिवाइस जो है वो अपने उस कमांड को प्रोसेस करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा शो करती है या रिज़ल्ट शो करती है, या जिसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं कि आउटपुट शो करती है। ठीक है, नाउ इसके बाद दिया गया है बिसाइड मॉनिटर एंड प्रिंटर वेरियस न्यू डिवाइसेस सच एज प्लॉटर स्पीकर एंड हैव एवॉल्व्ड एज आउटपुट डिवाइस। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें मॉनिटर और प्रिंटर ही लगे, बकाया इसमें आप प्लॉटर और स्पीकर भी आप आउटपुट डिवाइस के तौर पर लगा सकते हैं। नाउ दिस कंप्यूटर कैन बी लिंक टुगेदर टू शेयर स्टोरेज कैपेसिटी स्पेस डाटा etc। यानी कि ये जो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली आपके ऐसे कंप्यूटर थे जो अपना डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। ठीक है, और जो है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता था। ठीक है, बेसिकली अगर आपके, मैंने बताया था कि जो 3rd जनरेशन थे उनमें ये चीज़, ये जो एक बोल सकते हैं ये नया फीचर आ गया था, लेकिन बेसिकली इतना अच्छी तरीके से वो कैप्चर नहीं कर पाए, जिसके कारण उसको क्या हुआ, उसका एक प्रो वर्जन आया जो कि 4th जनरेशन में था। और 4th जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि आप अपनी स्टोरेज डिवाइस को हटा करके, जो भर चुकी है उसको आप हटा करके क्या हो सकता है, आप उसकी जगह दूसरी स्टोरेज डिवाइस को लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है फिर से वैसे ही काम करने लगे जैसे कि वो नया आया था। ठीक है, द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रिजल्ट इन डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज इफ़िशियंसी। अब माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ की वजह से क्या हुआ, सीधी सी बात है, जहाँ पर पहले हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पर एक छोटा सा, मतलब कि आपके मतलब बेसिकली अगर 3 फिंगर्स हैं, उन 3 फिंगर्स को अगर एक साथ इकट्ठा करा जाए तो उतना सा एक माइक्रो, उसका आपके 3 फिंगर्स को भी अगर इकट्ठा एक साथ करा जाए, साथ में उनका भी, उन 3 फिंगर का भी आप आधा कर दीजिए तो इतना एक माइक्रो प्रोसेसर होता है।
और उस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से क्या हुआ, जो बेसिकली कंप्यूटर्स हैं उनका साइज़ बहुत हद तक रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से बेसिकली आज हम उन सारे कंप्यूटर्स को अपने आसानी से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डेस्कटॉप है उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, ले नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन लैपटॉप उनको वो पोर्टेबल होते हैं, उनको चाहे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ओके, नाउ दीज कंप्यूटर आर पोर्टेबल, मैं अभी हाल बोला वही शब्द दोबारा आ गया। तो ये आपके पोर्टेबल होते हैं, आप इनको कहीं पर भी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर रिलायबल, यानी कि बहुत ही आसान होते हैं इनको इस्तेमाल करना। ठीक, और चीपेस्ट एमंग ऑल अदर जनरेशन, यानी बेसिकली हर कोई इनको परचेज कर सकता है बहुत ही ईजिली, बस आपके पास उतना अमाउंट हो पे करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं है कि आप इनको परचेज़ ना कर पाएँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग गुड कंडीशन लैपटॉप इज स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 20 to 25,000। ओके, 20 से 25,000 में इनकी स्टार्टिंग हो जाती है अच्छे ठीक ठाक लैपटॉप की। और फिर अगर आप आपके बजट के ऊपर है कि आपका बजट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एप्पल मैकिन्टॉश और IBM PC ETC, यानी यहाँ पर बेसिकली एप्पल का ही मैकिन्टॉश जो पहला जो इनका कंप्यूटर था और लैपटॉप था वो मैक प्रोसेसर पर था। और उसमें क्या होता वही ये सारे ऐसे जो कंप्यूटर्स थे जिनको बेसिकली हर कोई आसानी से परचेज कर सकता था अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर को PC कहा जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नाउ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर बताया गया है कि ये अभी से लेकर, यानी बेसिकली ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही बीच में ही स्टार्ट हो गए थे और ये फ्यूचर तक जाएंगे। और कब तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, ये अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ अंडर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उस वो फ्यूचर तक जाती है। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो अभी आप लोग अंडर डेवलपमेंट हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंडर डेवलपमेंट में जितनी ज़्यादा सुधार लाया जाए उतना ज़्यादा बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होता है। ठीक है, और अगर बेसिकली अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या होगा, जब आपकी डेवलपमेंट की एज थी तब आपने डेवलपमेंट नहीं किया, और फिर बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप कहेंगे अरे हमने फलानी चीज़ पढ़ाई थी, वो चीज़ नहीं पढ़ पाए, ये चीज़ नहीं पढ़ पाए, और इसकी वजह से हमारे नंबर कम आए और आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो अंडर डेवलपमेंट कोई चीज़ होती है तो वो फ्यूचर तक जाती है और उसका फ्यूचर कोई क्लियर नहीं होता कि वह चीज़ कब तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर कैन बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट इन द सेम वे एज ह्यूमन डू। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल है, कंप्यूटर है, किसी भी चीज़ में आप देखते हैं वो AI फंक्शन पर बेस्ड है टोटली। ठीक है, अगर आपका फ़ोन काफ़ी दूरी पर लगभग 10 फीट की दूरी पर रखा है और आप वहाँ से बोलते हैं हे गूगल या हे सिरी, तो अब ऑटोमेटिकली जो आपका गूगल असिस्टेंट है या फिर आपका एप्पल का जो असिस्टेंट है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, जिसके ज़रिए वो आप जो कुछ भी उसको नया कमांड देते हैं वो उसके ज़रिए आपको रिज़ल्ट सर्च करके शो करता है। ओके, जैसे कि एक इंसान, जैसे मैंने सपोज़ आपको कमांड दिया, मैंने कहा मैंने किसी बच्चे का नाम लिया पर्टिकुलर और मैंने उससे बोला कि कॉपी निकालो, तो वो क्या करेगा, वो अगर मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का टीचर हूँ तो बेसिकली वो कंप्यूटर की ही कॉपी निकालेगा, हिंदी की तो निकालेगा नहीं। तो जैसे एक इंसान सोचता है वैसे ही कंप्यूटर सोच के कि उसके यूज़र की क्या डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड the computer, the AI technology show the result, show the output to their user. Okay, now the last but not the okay, the last point but not the least, so here is these computer are still in development। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, यानी ये पूरी तरह से भी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुए हैं, या अभी भी इनकी जो
जो खोजबीन है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो अभी भी इनको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो इसके बाद पता चलेगा बेसिकली इन द फ्यूचर कि ये कहाँ तक जाएंगे। ओके, now through there are some applications such as voice recognition that are being used today. The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language input and to imitate human reasoning. यानी कि बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि इसकी खोज तब तक जारी रहेगी जब तक कि मशीन प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जैसे कि हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर सपोज़ कोई बच्चा आपको थोड़ा सा पिंच करता है तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा चीखते हैं। तो बेसिकली वो यही चाहते हैं साइंटिस्ट कि ऐसे ही नेचुरली आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो भी बिहेव करें एज़ पर द ह्यूमन बिहेव। ठीक है, जैसा इंसान बिहेव करता है वैसे ही एक मशीन बिहेव करने लगेगी। उस दिन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो खोज है वो लगभग बंद हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट, अभी फिर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ओके, सो फॉर द न्यू व्यूअर्स प्लीज़ like and subscribe my channel and share this video with your relatives and with your friend circle so that they can also get the information about the evolution of computer. Okay, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और उन सभी से भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, so stay tuned with this channel. I will give you the next video tomorrow. So good night.